नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। और हमें आपके दोस्त आपके टीचर अरविंद सिंह। पिछली साइंस की क्लास में हम लोगों ने सीखा था सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में विज्ञान का परिचय। आज हम लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की साइंस सब्जेक्ट की तीसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे सजीव और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है, पेड़ पौधों और जंतुओं में क्या समानता होती, क्या अंतर होती है, पेड़ पौधों और जंतुओं का वातावरण के हिसाब से जल में, थल में और आकाश में कैसा अनुकूलन होता है। इस पर हम लोग विस्तार चर्चा करेंगे और उन टॉपिक की चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। क्लास के अंत में पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको मिलेगा, जहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग सामने थंबनेल में देख रहे हैं, आज का टॉपिक सजीव निर्जीव वस्तुएं, पौधों में अंतर व समानता, जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपसे विज्ञान की पहले से ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको शॉर्टकट बताते हैं विज्ञान क्या है, एक बार रिवाइज करा दें। विज्ञान विधन ज्ञान शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, अर्थात किसी भी हमारे वातावरण में आसपास में जो वस्तुएं जीवित होती हैं, जो वृद्धि करती हैं, प्रजनन करती हैं और जिनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, जीव द्रव्य पाया जाता है, ये सभी आपके सजीव होते हैं, जिनको इंसान उत्पन्न कर सकता है। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? इनके निर्माण में सूक्ष्म इकाई होती है कोशिका, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, कीट, जंतु, शैवाल, प्रोटोजोआ इत्यादि। और ये अपने समान अन्य जीवों को या पेड़ पौधों को जन्म दे सकते हैं। प्रत्येक सजीव वस्तु का एक काल निर्धारित होता है और उस काल के बाद वह नष्ट हो जाती है। निर्जीव वस्तु वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता, वे निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे कुर्सी, मेज, पेन, धातु, प्लास्टिक, चमड़ा इत्यादि। कुर्सी अपने जैसी किसी दूसरी कुर्सी को जन्म नहीं दे सकती। सजीव वस्तुएं कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं, निर्जीव वस्तुएं अणुओं से मिलकर बनती हैं। हाँ, कुर्सी के नष्ट होने पर आप उसे दूसरा आकार दे सकते हैं, लेकिन कुर्सी अपनी जैसे किसी कुर्सी को जन्म नहीं दे सकती। इसी प्रकार प्लास्टिक है, चमड़ा है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच की कड़ी, क्या अंतर है। सजीव जो होते हैं वे जीव होते हैं, उसमें कोश की संरचना पाई जाती है, लेकिन निर्जीव में कोश की संरचना नहीं पाई जाती। सजीव कोशिकाओं से मिलकर बनता है, निर्जीव अणुओं से मिलकर बनता है, तत्व से मिलकर बनता है। सजीव श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे और मनुष्य, जीव जंतु सांस लेते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं तीसरे पॉइंट पर। सजीव वृद्धि करते हैं, विकास होता है और उनका जीवन चक्र होता है। निर्जीव वस्तु वृद्धि नहीं करते, उनका विकास नहीं होता, ना ही उनका कोई जीवन चक्र होता है। सजीव को भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्जीव को भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता नहीं होती। सजीव में संवेदना होती है, वे संवेदनशील होते हैं। निर्जीव में कोई संवेदना नहीं होती। जैसे किसी गाय के ऊपर हाथ फेरेंगे, जानवर से आप प्रेम करेंगे, जानवर भी आपसे प्रेम करेगा, लेकिन कभी सुना है किसी लकड़ी को किसी पत्थर से प्रेम हो जाए? नहीं, निर्जीव में कोई भी संवेदना नहीं होती। आगे हम लोग चर्चा करते हैं प्राकृत वस्तुएं। ये प्राकृत वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे वायु पर हमारा जीवन निर्भर करता है, जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, सूर्य, कोयला, पेट्रोल, झील, नदी, तालाब, ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अगर वायु न हो तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और मानव जीवन, पेड़ पौधों, सबका जीवन नष्ट हो जाएगा। अब आगे चर्चा करते हैं कृत्रिम वस्तुएं। कृत्रिम वस्तुएं या फिर हम कह सकते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। जैसे कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा है, मानव निर्मित वस्तुओं का मतलब होता है मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं।
जैसे प्लास्टिक, कांच, साबुन, कपड़ा, कंप्यूटर इत्यादि। देखिए अब यहाँ कांच के बारे में, साबुन के बारे में डिटेल से नहीं पूछेगा, लेकिन प्लास्टिक के बारे में बहुत डिटेल से पूछता है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक को पिघला के आप कोई आकार देते हैं। प्लास्टिक तत्वों से मिलकर बनता है, अणुओं से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं बहुलक। और इसको पिघलाने की या फिर कोई जब आकार देते हैं जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं बहुलीकरण। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थार्मोसेटिंग प्लास्टिक, थार्मोप्लास्टिक। ये थार्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? थार्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप किसी एक आकार में ढाल देंगे, ढल जाएगी, लेकिन उसको दोबारा दूसरे आकार में नहीं ढाल सकते। जबकि थार्मोप्लास्टिक को कई बार उसके आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। थार्मोसेटिंग प्लास्टिक, मान लीजिए कोई कागज है, आपने उसको जला दिया और राख बन गया, लेकिन राख से आप दोबारा कागज नहीं बना सकते। लेकिन थार्मोप्लास्टिक क्या है? जैसे कोई बर्फ है, उसको पिघला के पानी बना लेंगे, पानी को जमा कर दोबारा बर्फ बना लेंगे। तो थार्मोप्लास्टिक बार बार आप रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं, जबकि थार्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप रिसाइकिल करके यूज नहीं कर सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं पेड़ पौधों जंतुओं में क्या समानता है। पौधे भोजन करते हैं, जंतु भी भोजन करते हैं। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जंतु अपना भोजन नहीं बना पाते। हम समानता की बात कर रहे हैं। पौधे भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जंतु भी भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं। पौधे वृद्धि करते हैं, अपने जैसे किसी दूसरे पौधे को जन्म देते हैं, लेकिन जंतु भी जन्म देता है, प्रजनन करते हैं। और पौधे वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं, और जंतु भी वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं। ये समानता है। अब बात करते हैं इनमें अंतर क्या, भिन्नता क्या है। पेड़ पौधों और जंतु में अंतर क्या है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बल्कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बल्कि जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि जंतु इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। पौधे एक ही स्थान पर मौजूद रहते हैं। आप उन्हें रस्सी से बांधे चाहे ना बांधे, एक ही जगह रहेंगे, जैसे बरगद के पेड़, आम के पेड़, नीम का पेड़। लेकिन जंतु ना बांधे तो भाग जाएगा, कहीं और चला जाएगा। यानी पौधे गतिमान नहीं होते, जंतु गतिमान होते हैं। पौधों में कोशिकीय संरचना के लिए कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, बल्कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पौधों में संवेदना बहुत कम होती है, जबकि जंतु में संवेदना बहुत होती है। हाँ, छुई की पौधे की बात करते हैं, उसको छूते ही मुरझा जाता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा संवेदना होती है, वरना आमतौर पर पौधों में संवेदना बहुत ही कम होती है। आप पेड़ पौधे काटते हो, कभी नहीं रोते। पादप जंतु कोशिका में अंतर क्या है? पादप यानी पेड़ पौधे, जंतु में जानवर, जीव। देखिए पादप कोशिका का आकार अनिश्चित होता है, यानी किसी पेड़ का आकार कुछ भी हो सकता है, बल्कि जंतु कोशिका का आकार निश्चित होता है। जंतुओं की लंबाई, आकार उनका निर्धारित होता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है पौधों में सेलवाल के रूप में, जंतुओं में भी सेलवाल पाया जाता है। पौधों में हरित लौक पाया जाता है, तभी वे हरे होते हैं। जंतुओं में हरित लौक नहीं पाया जाता। पौधों में प्लास्टिड पाए जाते हैं, जंतुओं में प्लास्टिड नहीं पाए जाते। पौधों में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, बल्कि जंतुओं में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। पौधों में रसधानी होती है, बल्कि जंतुओं में रसधानी सूक्ष्म होती है। अब देखिए एक डायग्राम के बेस पर हम आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर समझाते हैं। जैसे आपके जंतु कोशिका में, इसमें देखिए गाल्जी उपकरण दिया हुआ है, कितना छोटा। प्लाज्मा झिल्ली भी दी हुई है, तारक केंद्र दिया है, लाइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका दी है, केंद्रीय झिल्ली दी है। बल्कि अगर हम आते हैं पादप कोशिका में, तो यह केंद्रक दे रखा है, आपका गाल्डी उपकरण है, केंद्रक आवरण है, कोशिका भित्ति यहाँ पर दी गई है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। यानी सारे तत्व आपके
पादप कोशिका में नहीं दिए गए, बल्कि इसमें जंतु कोशिका में ज़्यादा दिया गया है। अनुकूलन क्या है? एडॉप्टेशन। जीव जंतु वातावरण में रहते हैं, उनका शरीर भी उसी वातावरण में जीने के लिए विशेष लक्षण उत्पन्न कर लेता है। यह विशेष लक्षण उसके रंग, रूप, आकार, संरचना, स्वभाव में होते हैं, यही अनुकूलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए पानी के अंदर कोई जीव रहता है तो एक रेखी होता है, उसमें गलफड़े पाए जाते हैं सांस लेने के लिए, और उसके शरीर में मोम जैसी कुछ तत्व पाया जाता है, चिपचिपाहट टाइप, जो उनको सड़ने से बचाता है। बल्कि वही जीव अगर आसमान में रहेगा तो उनका शरीर हल्का रहेगा और अपने शरीर में भी हवा भर के उड़ सकते हैं। वहीं अगर जीव थल में रहेगा तो उनका शरीर भारी होता है और मजबूत होता है। अनुकूलन 3 प्रकार के होते हैं: जलीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन क्या है? जलीय वातावरण में रहने वाले जीव जंतु में जो अनुकूलन पाया जाता है उसे जलीय अनुकूलन कहते हैं। इसमें सांस लेने के लिए विशेष संरचना पाई जाती है जिसे गलफड़े कहते हैं, जैसे मछली में गलफड़े होते हैं। इनका शरीर धारा रहित होता है जो तैरने में उन्हें सहायता करता है, जैसे मछली, ऑक्टोपस। जलीय पौधों का शरीर कोमल एवं कमजोर होता है क्योंकि इन पौधों के सभी भागों में मृदु ऊतक अधिक होते हैं। जलीय पौधों के सभी भाग पर जलरोधी मोम की परत पाई जाती है जो इनको सड़ने से बचाती है। इनकी पत्तियां पतली व कटी फटी होती हैं, इनमें रंध्र का अभाव होता है, जैसे सिंघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला, वाइलिसनेरिया, जलकुंभी आदि। देखिए ये छिद्र होते हैं, पेड़ पौधों में छिद्र नहीं, जो जलीय पौधे उसमें छिद्र नहीं पाया जाता। तभी आप कमल नाल के पत्ते के ऊपर पानी डालेंगे तो पानी फिसल के बाहर चला जाता है। बल्कि जो जीव जंतु आसमान में रहते हैं, धरती में रहते हैं, उनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। पौधों में ये जो पानी वाले जो जीव होते हैं इनमें जलवाष्प नहीं हो पाता। वायवीय अनुकूलन क्या है? वायवीय जंतुओं में उड़ने के लिए उनके शरीर में विशेष प्रकार के अनुकूलन होते हैं। कीटों में उड़ने के लिए कीटों का शरीर बहुत ही छोटा और हल्का होता है। इनके शरीर में श्वास रंध्र पाए जाते हैं जिनके माध्यम से इनके शरीर में हवा बढ़ जाती है और ये अपने शरीर को उड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं और इनका शरीर हल्का हो जाता है। जैसे तितली, मक्खी, मधुमक्खी इत्यादि। पक्षियों में उड़ने के लिए उनके शरीर का आकार नौकाकार और धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में इनकी सहायता करते हैं, और हड्डियां इनकी खोखली होती हैं, जैसे तोता, कबूतर, कौवा आदि। 2 पैर जिनके बल पे ये खड़े होते हैं, प्लस 2 हाथ बोल दो या पैर बोल दो जो इनके पंखे बन जाते हैं। अब तीसरी चर्चा करते हैं स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय जंतु में प्रचलन के लिए 4 पैर पाए जाते हैं और सांस लेने के लिए एक विकसित श्वास तंत्र पाया जाता है, जैसे गाय, बिल्ली, भैंस इत्यादि। स्थलीय पौधों की पत्ती तना मजबूत होता है, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। इनका जड़ तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है, जैसे नीम, आम, अमरूद आदि। देखिए बरगद के पेड़, नीम के पेड़, आम के पेड़ कितने बड़े बड़े होते हैं। एक बात और, अब मरुस्थलीय पौधों की चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे। अब देखिए जल में जो पौधे पाए जाते हैं वे कमजोर होते हैं, उनके ऊपर एक मोम की परत पाई जाती है जो उन्हें गलने से बचाती है, उनमें छिद्र नहीं होते। और जमीन में जो पौधे पाए जाते हैं उनमें छिद्र होते हैं। मनुष्य होते हैं, मनुष्य के ऊपर छिद्र होता है, जीव जंतु में छिद्र होता है जिससे वे पसीने छोड़ते हैं। जो धरती में जीव पाए जाते हैं उनकी चर्बी मोटी होती है, और आसमान में जो जीव पाए जाते हैं वे हल्के होते हैं जिससे वे हवा भर के उड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आज क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे मरुस्थलीय जंतु और पौधों की। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, और ये PDF का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।